अस्सलामुअलैकुम। वो इश्क जो ममनून आ रहा कि 47 बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। चेंज किए सिंगल ग्रे शर्ट की हमरा ब्लैक टाइट जीन्स और शूज़ पैरों पर चढ़ाए ननियाम से तैयारी करता करके एंट्रेंस डोर को लॉक करता खुद को कानून के हवाले करने के इरादे से जरूरत में मुबतला बाहर निकला तो सही से फार्म हाउस के मेन दरवाजे में खड़ा पूछ कर रहा था। अनान की तकलीफ और हैरत को जिद बनने में लम्हा लगा। अनान ने चल कर करीब बातें देखना चाहा मगर ईमान को सईद के रोकने के बावजूद अंदर आता देखे वो बेख्तियार ईमान को इस हालत में देखे 2 कदम पीछे हटा। अनान ने सईद की आंखों से इशारा किया कि वो रुकने के बजाय वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा। अलबत्ता जिस तरह ईमान ने करीब आते ही उसका गिरेबान जकड़ा। अनान के अंदर कोई करला उठा। यहाँ के लिए कैसे आई? नाने अपने गिरबान को जकड़े ईमान के हाथों को नरमी से पकड़े उसकी डूबी आंखों में देखा तो नफरत से उसके गिरबान पर पकड़ और कस की। सार को क्या कहा तुमने? क्यों? वो परेशान हुए। बोलो अनान। उसकी आवाज़ में नोहे सी ललकारती। अनान एक नज़र इस पर उसके गिरबान पर गिरफ्त कमज़ोर करते हाथों पर डाली। क्या चाहते हो? मैं अपनी जान दे दूँ क्या? इसके बाद तुम अशफा और साहिर की जान बख्श दोगे? सीधा सा बहुत जिक्र करता था। हसरत बड़ा सवाल बोलने की सकत छीन गया। ईमान मेरी बात सुनो। वैसे कुछ समझाने को बेताब हो पर वो सुन न सकी। तुम सुनो, सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। मैंने तुम्हें दुत्कारा, मैंने तुम्हारी तकलीफ बढ़ाई, बहुत बड़ा जख्म दिया। तुम किसी मरहम को कबूल करने के काबिल नहीं रहे। एहसास है इस बात का, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं तुम मेरी मोहब्बत ना करने पर मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने लग जाओ। इनके बिना सांस नहीं ले पा रही, पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुंची। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे हर तकलीफ़ के लिए, पर खुदा के लिए मेरी अशको साहिर को बख्श दो। तुम इतने बुरे तो नहीं होना कि मान को तुमसे नफरत हो जाए। वो कहाँ है? अगर तुमने मुझे सजा देनी है तो लो, देर आ गई हूँ मैं, पर मुझे उनको वापस दे। तो छुपाया है ना तुमने उन्हें। तरस खाओ ना मुझ पर। मेरी दुनिया उजड़ रही है, मुझे सब दिखाई देना बंद हो रहा है। तुम सुन रहे हो? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। ऐसा नहीं करो मेरे साथ। जो उसकी जान लेने आई थी उससे ज़्यादा नान को तकलीफ में देखकर मिन्तो अल्तजाम पर उतर आई। उसकी दिलसोज हालत नान इब्राहिम के जिस्म से जान खींच गई। वो समझ न पाए कैसे इतना बड़ा गुनाह कर गया। अपनी सारी तकलीफ तो कहीं दब गई। वो दम हारती लड़की आंखों में आंसू ले आई। संभालो खुद को, यहाँ आओ। उसके रो रो कर कांप उठने पर अनान ने उसकी ढीली पड़ती गिरफ्त पर उसका झटका खाता वजूद संभाले से नरमी से लान किस्म ले जाते कुर्सी पर बिठाया और इसे अनुष्ठियों के संग रोता देखिए इसके कदमों में ही बैठा। ईमान के आंसू उसको तकलीफ देते हैं। मुझे बताओ वो कहाँ है? तुमने क्या कहा है उनको? मुझे तुमसे नफरत करके बहुत तकलीफ होगी। मुझे सबसे मत गुजारो। तुम जानते हो मैं मजबूत दिल की मालिक नहीं हूँ। मुझसे मेरी कोई बेजान चीज़ दूर हो तो मेरे आंसू नहीं थमते। वो तो मेरी ज़िंदगी की वजह है। मैं बहुत बेबस थी सच में। अगर 1% भी हमारे जख्मों का मरहम करना मेरे लिए मुमकिन होता, मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देती, पर अल्लाह ने मुझे इस से दूर होने की हिम्मत ही नहीं रखी। मैंने सोचा इस पर संभाली कि फिर तुम्हारी कांटा ज़ात तो इसे भी लुहान करके मुझे बहुत दुख पहुंचाया तुमने। मैं माफ़ कर दूंगी, तुम्हें मुझसे मेरे साहिर मत छीना प्लीज़। वो उसको देखती जिससे रोकर इल्तिजा कर रही थी। नान की आंखों से बस आंसुओं का हिराज ही मुमकिन था। दिल तो ऐसा पटा था कि उसकी धड़कन सुनाई देना बंद हो चुकी थी। बोलो ना नान, कहाँ है वो? मुझे चुप रहकर मज़ीद पागल मत करो, बोलो प्लीज़। नान के साथ चुप उसकी वहशत में इजाफा कर गई तो वो इसे चीखती झंझोड़ कर मर गया। वो उसकी आवाज़ हुक की तरह सरगोशी बनी हुई ईमान के दिल की न जाने कितनी ढकी कट गई। बेजान आंखें वो नान के चेहरे पर टिकाए से हैरत से देखने लगी। हैरत को यकीन को हलनाकी में बदलने में चंद लम्हे लगे। वो फौरी से परे धकेलती उठी तो वो भी आंखें झुकाए उठकर उसके सामने मुजरिम की तरह जमा। क्या कहा तुमने? ईमान की भीगी बेयकीन आंखों से फटे बादल की तरह आंसू छलके वो अब भी इस आस में बंधी थी कि शायद कुछ गलत सुन बैठी। अपने बेजान होते पैरों को हिम्मत दी। अन्नान ने सुरंगारा आंखें उठाकर सब्र हिम्मत की पैकर को देखा। मैं इसे मार बैठा हूँ, छीन लिया मैंने तुमसे, इसे कहीं नहीं रहा। वो तुम ये सब पहले आकर कह देती तो शायद वो बच जाता। ईमान, देर कर दी तुमने बहुत। उसकी इन बातों पर ईमान ने कपकपाते हुए नफी में गर्दन हिलाई। आंसू बेकाबू थे पर वो ये मरकर भी मान नहीं सकती थी। मजाक हो रहा है घटिया आदमी, तुम किसी रहम के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी जुर्रत भी कैसी है उनके बारे में ऐसी बकवास करने की? तुम जैसे इन्हें नहीं मार सकते, इतनी नफरत नहीं कर सकते। तुम ईमान की खुशियों से नहीं, तुम मुझे यूँ नहीं उजाड़ सकते। क्या तो झूठ कह रहे हो? मुझे तकलीफ पहुंचाने का कोई और मकरूर रास्ता नहीं रहा होगा, तभी तुमने ये सब कहा। तुम नहीं, वो नहीं मर सकते। वो मेरे खुदा इस आदमी की आपने ये सब कहने से पहले आवाज़ क्यों नहीं छीनी? नहीं, मेरे साहिर जिंदा है, उनकी धड़कन जिंदा है। आई कैन फील। तुम बकवास आदमी, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। उसकी गिरबान को जकड़ती उसके सीने पर मुक्के बरसाती बरसाती खुद फूट फूट कर रोती रही। वो बेहिस बना चुपचाप ईमान की रगों में तरता जहर महसूस करता रहा। उसका बस आमा सा एक्सीडेंट करवाना चाहता। तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे इससे इतनी नफरत नहीं थी कि उसकी मौत चाहता, लेकिन उसकी गाड़ी तबाह हो गई। मैंने बस उसको ये साथ दिलाना चाहा था जिसे टूट कर जहाँ इससे दूर होने पर किस किस्म की तकलीफ महसूस होती है। बाहुदा और कुछ नहीं सोचा, इसने मुझसे तुम्हें छीन लिया। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर बहुत कर्ब में जा उतरा था। तो मेरी तह दामनी कैसे समझ सकती थी तब तक जब तक साहिर से बरी रहती मेरा हाली दामन, जिसमें तुम्हारी कमी ऐसा छेद बना गई कि अशफा नूर की खलूस उसकी मोहब्बत ठहर ही ना सकती थी। माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, बस दिल में कुछ नहीं रखना चाहता। तुमसे साहिर छीना है तो खुद पर भी सब सुख हराम कर दिए। मेरी तुमसे जुड़ी अटैचमेंट का मेरे नज़दीक यही सबूत है। वो उसकी कर कोई सब इतराफ़ात करके लाफानी कर चुका था जिसकी तकलीफ अब इस दुनिया का कोई मरहम कम नहीं कर सकता था। वो आंखों क्या क्या लाहट पर लड़खड़ाई मगर इसने इस नीम जहाँ हालत में भी अनान के हाथ को छूत की तरह जैसे उससे परे झटका। वो दिल हराश था। पार में गई तुम्हारी मुझसे अटैचमेंट, जिनसे मोहब्बत हो अनान उनका सुख और खुशी हल्का कांटा नहीं होती। जैसे तुमने मेरी खुशियों पर मातम शुरू किया था, अव्वल दिन से खौफजदा था दिल। बहुत चुपती थी ना तुम्हें मुस्कुराती हुई तकदीर मान लो। अब मेरी आंखों से लहू बहता देखो, बहुत गहरा वार किया है तुमने। ऐसा तो जानी दुश्मन भी ना कर सके। तुम डायरेक्ट मुझे मार देते। साहिर को मार कर भी तो तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली। अब मैं क्या करूँगी? हाँ,
इस बेकार ज़िंदगी का क्या करूँ? एहसान करो मुझ पर, मुझे बीमार दो। उसके हाथ पकड़े अपनी गर्दन के गिर्द बांधे सारे आंसू रो चुकी तो हसरत से बिलक पड़ी। अनान को उसकी सुनहरी से सुर्ख और स्याह होती आंखों से खौफ आया। ईमान नहीं, वो तड़प उठा, पर उसकी तड़प किसी काम की ना थी। तुम्हारी सज़ा यही है नान इब्राहिम कि तुम ईमान को मरता देखो। मुझे अब एक सांस भी नहीं लेनी। मुझे मज़ीद वो कुछ बोल न सकी। उसकी आंखें बंद हुई, सांस रुक गई। उसका बेजान वजूद अनान की बाजुओं में जब झूला तब उसका अपना वजूद कांपा था। उसका आसमान और ज़मीन हिला था। उसका दिल चलने से इनकार कर बैठा। ये क्या है साहब जी? मेज़ पर एक तगड़ी रकम का चेक देकर आलिया के शोहर मंजूर हुसैन ने ललचाती नज़रों से सामने बैठे बरहम मगर हुबरू शख्स को मकरूम मसनूई मासूमियत से देखा। तुम्हारी कीमत ये लो और दोबारा अगर तुमने आलिया या उसकी नौमौलूद बच्ची के हवाले से कोई फसाद बर्पा करने की कोशिश की तो ना सिर्फ तुमसे एक एक बाई सूद समेत वसूल करूँगा, बल्कि तुम्हें वहाँ गायब करूँगा जहाँ से तुम्हारा निशान किसी को नहीं मिलेगा। तुम पर रहम खाने की बड़ी वजह तुम्हारी दो दूसरी बेटियाँ हैं जो तुम्हारे मरने के सबब यतीम हो जाएंगी। सीधा सा बवा इसने स्याही माइल चेहरे वाले की इज्जत में डूबी शातिर आंखों वाले आदमी को बहुत साफ लफ्ज़ों में समझाया। चेक कोई मामूली नहीं था, 10 लाख की अमाउंट थी जो कम अज़ कम इस आदमी ने तो सारी ज़िंदगी ना देखी। दर हकीकत तुम मेरी बेटी की कीमत लगा रहे हो, साफ कम है, पर वो क्या है, आप साबिर शाकर आदमी है, गुजारा कर लेगा। वैसे अगर मैं इस नौमलूद को कोठे पर देता तो 40-50 लाख तो आराम से मिल जाते। इसकी नज़ मुस्कुराहट और लालच ने आइस के जबड़े बेचने पर मजबूर किया। बस न चला इस आदमी को उठाकर दीवार से मार दे। सिर्फ फरोशी की वजह से वो वैसे आदमी सबसे पहले शराफत की ज़ुबान चढ़ा था। किस किस्म की बेगैरत इंसान कोठे पर तुम्हारी बेटी के साथ क्या होता है ये जानते हो? नन्हे आदमी अपनी गंदी ज़ुबान और शक्ल उठाकर दफ़ा हो जाओ। दोबारा अगर तुमने मुझे कोई मनहूसियत पिलाते नजर आए तो दूसरी वार्निंग नहीं दूंगा। तुम जैसे आयस आलम की खुनहार नज़र की मार है। गेट लॉस। आयस ने बहुत मुश्किल से अपने इश्तिहार पर बंद बांधा, जबकि मंजूर हुसैन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को बरहम करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी फौरी ड्रामाई अंदाज में हाँपते उठा और आयस के पैरों में जा गिरा। माफ़ कर दें साहब जी, मेरी ज़ुबान ज़रा बेलगाम सी है। बहुत है ये, बहुत शुक्रिया, मैंने इसे मरा समझ लिया। आलिया जिस मर्जी को दे वो। इजाज़त चाहता हूँ। अपनी गिरावनी मस्कीनी ताय से अच्छे से भांप रहा था, तभी से परे धकेला जो उठा और आंखों में शैतानियत लिए पलट कर अपनी आंखों के सामने वो चेक लहराया। अयाशी करवा दिया आलिया, तेरी औलाद ने अब तो बेटियां में जनेगी ना, तो कुछ नहीं कहूँगा। मेरी जेब गर्म करती रही काफ़िया। गलीज इरादे खुद कलामी करता मंजूर ऑफिस से निकला तो आयस ने उसके जाते ही उठकर गहरा सांस भरा। इतना शरीफ है नहीं आयस जितना बनकर गया है, पर इसे पता नहीं कि आयस आलम की आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन है। देख लूँगा तुझे मंजूर हुसैन। अपना लाहेमल वो तरतीब दे चुका था। नूशे उसके लिए अब तक सिर्फ इसलिए अहम थी कि वह की खुशी थी, मगर अब आयस इस मासूम को इस वहशी बाप से बचाने के लिए हर हद से गुजरने का फैसला कर चुका था। आयस ऑफिस से निकला तो बाबा को ही काल मिला रहा था, मगर जब वह सब लोग थाने गए थे उनके फ़ोन नहीं लग रहे थे। जबकि पार्किंग तक पहुंचा तो अनान की काल पर आयस के चेहरे पर हबीब से सर्द महरी तारी हुई। कहो अनान, फौरी पूछा, जबकि दूसरी जान वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा स्पेशल केयर रूम की जानिब पुरमलाल नजरें जमाए हुए जियत की मूरत बना खड़ा था। हॉस्पिटल का एड्रेस भेज रहा हूँ, पहुँच जाए। ईमान इस नॉट वैली से यहाँ अकेला छोड़कर जा नहीं पा रहा, प्लीज़ कम फास्ट। आइस के चेहरे पर लम्हा से रखते परेशानी चाहिए। वाट क्या हुआ है ईमान को? तुमने कुछ कहा है इसे? नान आइस के गुस्से पर अनान ने अपनी जलती आंखें रगड़ते इस कमरे की जानिब हसरत से देखा। मैंने इससे उसका सब छीन लिया, लाला आ जाएं, बस इतना कहे नान ने राब्ता तोड़ दिया। जबकि आइस का दिल इस आदमी ने लड़जा कर रख दिया। फ़ौरन गाड़ी में सवार हुआ आइस ने गाड़ी पार्किंग से निकाली। सर में उठती टीस और मुसलसल बेहोशी की दवाओं की ओवरडोज के बावजूद उसके जकड़े हुआ धीरे धीरे बहाल हुए तो लगा जैसे जिंदा से किसी ने ज़मीन में दफन कर दिया है। गहरी बुरी दीवारों वाला वो कोई तारीख कमरा था। सितम के हर शय स्याह और बुरी मलगजी सुनहरी रोशनी ने कमरे के चारों सू फैलकर घुटन पैदा कर रखी थी। बज़ाहिर कमरा फर्निश था, एसी की हल्की कूलिंग भी थी। नैनों को दमकता कत्थई फर्नीचर, दीवारों पर वाल आर्ट के साथ आला मसवरी की शाहकार पेंटिंग, फिजा मुअत्तर, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। कितने ही लम्हे इस कोशिश में सर्फ किए, उसकी दर्द में डूबी आंखें खुली। पहले सब धुंधलाया, मगर फिर चंद सेकंड गुजरे तो सब वाज़ेह हुआ। अपने सर को एक हाथ से जकड़े वो उठने लगा, पर लगा कमर में किसी ने कील गाड़ दी हो। ये दर्द भी वो बर्दाश्त कर गया। उठकर पैर इस नर्म मैटर से नीचे उतारे। कमरे को अजनबियत भरी नज़रों से ही देख रहा था। जब दरवाज़ा खुलने पर कमरा लम्हा पर रोशन हुआ। आने वाला जमील था। ओहो, तो जाग गए तुम मिस्टर साहिर, कैसी लगी हमारी बख्शी हुई नींद? कोई तकलीफ तो नहीं है? नज़ मुस्कुराहट के संग महजूज नजरें साहिर पर डालते वो करीब आ रुका। उसके दो गनमैन दरवाजे में ही रुक गए। कौन हो तुम और मैं ये किस जगह पर हूँ? बिना उसके सवालों को वक़्त दी वो अपनी बेचैनी के हाथों मजबूर भारी से आवाज़ में बोला, सर पर हल्का सा ज़ख्म आवेज़ा था बस। मैं शायद करीब तुम्हारी मौत के नाम से जाना चाहूँ। अभी मुझे बेनाम समझ लो और तुम इस वक्त थाईलैंड के शहर बैंकॉक में फरजाम साहिब के बंगले के सबसे खूबसूरत कमरे में मौजूद हो। उसकी बकवास सुनने की देर थी कि साइड उठा और एक ही झटके से इस शैतान का गिरबान दबोचा। गिरफ्त ऐसी थी कि लम्हा पर जमील का सांस घुटा। दोनों गार्ड ने गन तानी, मगर साहिर की आंखों में रत्ती बराबर खौफ ना था, बल्कि जमील के टुकड़े कर देने की तलब हल्को ले रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? साहिर की चटानी गिरफ्त के सबब वो फड़फड़ाए। उसके हाथ से अपनी गर्दन पूरी कुवत से झटक कर इसे परे धक्का देते अपना बिगड़ा दांत संवारता। दो कदम पीछे हुआ। दोनों की आंखों में हकारत थी। तुम यहाँ जौहन की वजह से पहुंचे हो, वही जौहन जिससे तुम्हारी डीलें चल रही थी मर गया। वो मैंने मार दिया, लेकिन जाते जाते फरजाम साहब को तुम्हारा पता दे गया। अब फरजाम तुम्हारी नेकी याद रखेगा या गलती? आई डोंट नो। बहुत जाबिर और जालिम शख्स है। वैसे तुम्हारा कैरियर भी खतरे में है साहिर जिब्रान, क्योंकि जो एयरलाइन ब्यूरो वालों ने भी तुम पर इंक्वायरी टीम बिठा दी है। यहाँ से तुम बच भी गए तो बहुत लंबा फंसोगे, और मैं मज़े से तमाशा देखूंगा और कोरोना जैसों की मदद। फंस गई ना? वैसे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं एक मुहावरा कि जिस पर एहसान करो उसकी शर से बचो, पर तुम नहीं बच सके नान के शर से। उसकी ये सब जहन में गुंदी बातें साहिर के दिमाग में
में हथौड़े की तरह बरसी। जॉन की मौत पर वो तकलीफ में था, पर असल दुख अपने ख्वाब के बिखरने का था। तो जाम साइज का हिसाब ज़रूर देगा। तुम उसके पालतू कुत्ते जल्द जॉन की जगह खड़े नजर आओगे। वो मजबूर हुआ होगा, वरना इसमें लाख बुराइयां सही, धोखा देने की अहलियत नहीं थी। इबरत बनेगी तुम्हारी। इसे कहो आकर मिले मुझसे। देखो तो सही सहसान फरामोश हबीस आदमी की शक्ल कैसी है। क्या एक वीडियो हथियाने पर वो मेरी जान लेगा? हाँ, अगर लेना चाहता है तो हिम्मत करे मेरे सामने तन कराने की। और तुम ज़मीनी गंदे कीड़े दोबारा मेरे सामने नाना, वरना जैसे बेनाम हो वैसे तुम्हें नकारा भी करके रख दूंगा। तमाशा देखने के लायक नहीं बचोगे। उसकी लफ्ज़ी बमबारी पर जमील का चेहरा आहनत से सुर्ख पड़ा। बस न चला जहान की तरह इस आदमी का सीना भी छलनी कर दे। ज़्यादा उड़ मत साहिरान, तेरे पर काट दिए गए हैं। वो अपने सामने तन कर खड़े साहिर की ओर झुक कर ज़रा रुका। मुकाबिल की आंखें ही सालम निकलने का काम कर रही थी। और फिर भी जिद में आकर फड़फड़ाने की कोशिश करेगा तो मुँह के बल गिरेगा। तो आकर फजाम तेरी गलती को दरगुजर करके तेरे एहसान को याद कर ले, वरना ऐसी मौत मरेगा कि तेरी लाश पर कोई मातम भी ना कर सकेगा। सुलग कर इससे धमकाता बोला, जबकि साहिर ने बर्दाश्त खत्म होने पर गोंद सा मारकर हबीज को चित किया। उसके दोनों गार्ड्स भी साहिर की तरफ से काट डालने लगे, पर दोनों की गर्दनों पर कस के साहिर ने मुक्के मारे। जबकि हाथापाई के बीच वो दोनों इससे भी मारने पर उतरे, मगर जमीन पर गिरे पड़े जमील ने उठकर नातीता को गर्द खुद से झाड़ते अपने जख्मी बेड़ियों को रोकते हशूनत बनी नजर साहिर पर डाली। अपना ये जोश संभाले, हान तुझे अभी बहुत सी लड़ाई लड़नी है, चलो। इसे साफ साफ धमकी देता वो पैर पटे वहां से निकला तो उसके दो चमचे भी घराते पीछे ही निकल गए और दरवाजा बंद कर गए। जबकि साहिर ने साइड में इस पर पड़ा फानूसी ग्लास लैम्प जैसे उठाकर सामने वाली दीवार से मारकर टुकड़े किया। वह शख्स के अंदर लगी आग का मुंह बोलता सबूत था। जिस दिन तुम्हारी ये बर्फ जाम साया तक पहुंची, समझ जाना या तो जॉन बर्सन मर गया है या मर रहा है। समात में इस लफंगे की वो बात गूंजकर साहिर का दिल दुखी कर गई। वो जैसा भी था उसका मोहसिन था, उसकी जान बचाने वाला। तुम्हारी मौत ऐसी दर्दनाक नहीं होनी चाहिए थी जान। तुम्हें दोहरी शिकस्त देकर धोखे से मारा गया है और बिना तुमसे किसी जज्बाती लगाओ कि मैं तुम्हारी मौत का हिसाब ज़रूर चुकाऊंगा। आई एम सॉरी जॉन बर्सन। तकलीफ के संग साहिर ने उत्कलामी की, जबकि दिल तो ईमान के ख्याल ने रोका। तभी वो बालों में उंगलियां फिरता इस तरह भी कैफियत में वापस बैठा। ईमान, या मेरे खुदा वो किस हाल में होगी? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मेरा गायब होना इस वक्त हरगिज़ किसी के हक में मुनासिब नहीं। मुझे कोई रास्ता दिखाएं। ये किस मुसीबत में झोंक दिया है तुमने खुद को? साहिर सब क्या सोच रहे होंगे? मम्मी ने क्या ईमान को बता दिया होगा? किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ? मुझे सोहान तक अपनी खबर पहुँचानी होगी। ईमान ठीक हो बस। वो ठीक कैसे हो सकती है? उफ, क्या करूँ मैं? हर तरफ से राह बंद थी और यहाँ से निकलना भी नामुमकिन था। वही सर गिराए तो गहरे सांस भरते अपने सुन दिमाग को रिलैक्स करने लगा, ताकि यहाँ से निकलने की कोई तरकीब सोचने के काबिल हो सके। कैसी है वो? आइस की पुकार पर अनान, जो दरवाजे से लगकर खड़ा बेजान ईमान को कर्ब से दुखती आंखों में समाये हुए था, फौरी पलटा। ठीक नहीं है, उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो है। किसी को समझ नहीं आ रही इसे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता है। लाला वो जिद कर रही है। दूसरी सांस ना लेने की अनान के हिजन भरे लफ्ज़ आइस का सीना चिर गए। इसे अनान होश में ना लगा। क्या कह रहे हो? क्या हुआ है? तुम दो के बीच वो इस हालत तक कैसे आई? देखो अनान, मैं पहले ही परेशान हूँ, दिमाग ख़राब मत करो। बताओ क्या हुआ? अब तक ये वाहिद शख्स था जिसने अनान को गले लगाकर सवाल किया। वो खुद चाहता था किसी के आखिरी पर गले लगकर थोड़ा सुकून पाना। मैंने सब बर्बाद कर दिया लाला, मेरे हाथों सब उजड़ गया। मैं इस लड़की से अपनी तकलीफ का बदला लेने चला था, पर इसको इस हाल में देखकर खुद से नफरत हो रही है। मैं कैसे इस कदर अंधा हो गया, समझ नहीं आ रहा। हक लाते हुए बमुश्किल होंठों से लफ्ज़ अदा कर सका, पर आंखों से टूट टूट कर आंसू गिरते गए। आइस तो ईमान की फिक्र भूले। नान की हालत पर सहमा जैसे लग रहा हो, अंदर ही अंदर घुट कर मर रहा है। सबसे पहले ये औरतों की तरह रोना बंद करो। इधर बैठो, मैं ईमान की कंडीशन पूछ कर आता हूँ, फिर बात करता हूँ तुमसे। आइस ने उसकी गाल नरमी से दबकाते आंसू पूछ कर उसकी शानों को जकड़े हौसला दिया, उसको इस कैफियत से निकलने की मोहलत दी। खुद रूम की तरफ बढ़ा तो डॉक्टर नर्स की हमरा बाहर ही चले आया। आइस ने खुलते दरवाजे से लाडली को देखा तो दिल पर दबाव सा पड़ा। कैसी है मेरी बहन? अब आइस के इस्तफसार पर डॉक्टर ने नर्म सा तासुर चेहरे पर लिए। नर्स को फाइल थमाने के बीच आइस को देखा। शदीद ज़हनी दबाव का असर है। मुझे लगता है वो किसी हार्ट इशू का भी शिकार है। टेस्ट किए हैं, शाम तक रिपोर्ट आएगी, फिर इसके बाद ही हम मज़ीद अद्वियात दे पाएंगे। फ़िलहाल सिर्फ सुकून के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और हार्ट बीट के मामूल पर आने का इंतजार है। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी तुम्हारी बहन, फिक्र ना करो। आजकल के बच्चे बहुत छोटे दिल के मालिक होते जा रहे हैं, बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, तभी तो आए दिन ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इट्स नॉर्मल मैन, डोंट वरी। डॉक्टर साहब यहाँ के काफ़ी पोलाइट हार्ट स्पेशलिस्ट समझे जाते थे, उनका लहजा भी काफ़ी नर्म था। आइस को काफ़ी तसल्ली मिली। फिर वो ईमान से मिलना चाहता था, उन्होंने इजाज़त दे दी। वो रूम में गया तो ड्रिप की जद में ईमान का मुलायम हाथ मैट्रेस पर पड़ा था। वो एक हाथ पैर पर रखे बेसुध थी। उसका नरम हाथ अपने हाथ में लेकर आइस ने चूमा और दूसरा हाथ उसकी गर्म जबीन पर सहलाया। मेरा नन्हा सा बच्चा ठीक हो जाओ ईमान, ऐसे तुम्हें नहीं देख सकते भैया। तुम्हारा साहिब जल्दी मिल जाएगा इंशाल्लाह। या अल्लाह हमें इन आजमाइशों से निकाल दे, ही हमारे हौसले से बड़ी होती जा रही हैं। जो कर इसकी ज़मीन चुभते आयस ने उसके लिए दुआ की और कुछ देर बाद उठकर बाहर आया तो कॉरिडोर खाली देखे वो फौरी घबरा कर बाहर लपका। तो अनान को लान में लगे बेंच पर बैठा देखे वो तसल्ली के संग उसकी तरफ चलाया और पास ही बैठा अपना हाथ अनान के हाथ पर नरमी से रख दिया। साहिर की वजह से परेशान होगी वो, तुमने खुद पर क्यों लिया? बताओ मुझे, क्या चीज़ तुम जैसे मजबूत के आंसू बेकाबू कर रही है? तुम जानते हो हमेशा छोटा भाई समझा है, वैसी बरातराना शफकत सौंपी, हमेशा कोशिश की है तुम्हें इब्राहिम चाचू की कमी ना हो। अगर तुम अपने दिल को यूं ही हफ्साना बनाते रहोगे तो एक दिन बेचारा फट जाएगा। बताओ मुझे क्या हुआ है? आइस को उसकी जुड़ी आंखें देखकर खौफ आ रहा था। उसकी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे 4 साल पहले। आइस की ये नरमी से सबब थी। जबकि अना ने हिम्मत करते सारी सच्चाई जब आइस के सामने खुली तो वो इस पर बाकियों की तरह गुस्सा होने के बजाय तलही से मुस्कुराए और यही अनान की तकलीफ का रुख बदल गया।
पागल इंसान, राजा ने तुम्हें एक अंगूठी थमाकर जो भी बकवास की तुमने बिना तहकीक के यकीन कर लिया। क्या तुम भूल गए हो अनान की दुश्मनदार आदमी हो और ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है। फरजाम सा एक नंबर का कुत्ता और जलील आदमी है, मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता है। कुछ ऐसा है मेरे भाई जो तुम नहीं जानते, और मुझे लगता है ये वार तुम्हारे साथ साथ साहिर पर भी एक सी शिद्दत से किया गया है। इसकी बातें अनान के सर पर से गुजरी, उलझ कर इसका चेहरा देखने लगा। क्या मतलब लाला साहिर पर फरजाम क्यों वार करना चाहेगा। अनान की मासूमियत पर आयस फिर मुस्कुराया। उसकी ये मुस्कुराहट अनान को डरा गई। लंबी कहानी है अनान, लेकिन तुमसे ज़्यादा जो इसे दरकार था वो साहिर है। मुझे नहीं लगता कि साहिर को कुछ भी हुआ है। हाँ, वो मुसीबत में ज़रूर हो सकता है। तुम बहुत मासूम हो नान, तभी तुम्हें फरजाम और उसकी बेटी से 7 माह के बावजूद मुकाबला करना नहीं आया। तुम्हारी मासूमियत का सबसे ज़्यादा इल्म जानते हो किसे था? साहिर को। वो वीडियो इसी ने घुमैंजो से हत्याई, इसी ने ज़ोए को बचाया। वो एक दिलेर और मददगार आदमी है और मुझे लगता है अब उसके आलम हाउस के मकीनों पर के हसनात को चुकाने की बारी आ गई है। सब सुनकर नान का सर चकराया, दिल अपने मुकाम से हिल गया, आंखों में पछतावा किसी इशारे का रूप धार गया। क्या वो आदमी साहिर था? मतलब वही अनजान आदमी जिसे मैं दोस्त बनाना चाहता और मैंने उसके साथ क्या किया? वो मेरे खुदा, ये क्या हो गया? अगर वो वाकई मर गया है तो मुझे भी जीते जी मार गया। लाला अनान की तकलीफ पर आयस ने आज़ादगी से उसे देखते हाथ थामा। एहसान करके जिताने वालों में नहीं था वो। तुम शर्मिंदा ना हो, तुम एहसास कमतरी में न चले जाओ। इसकी फ़िक्र में इसने ये सब छुपाया, जानते हुए कि सब छुपाना कितने बुरे नतीजे ला सकता है। तो देखो आज ले आया। वो शायद तुम्हें ईमान भी दे देता, लेकिन बात जब ईमान की मोहब्बत पर आई तो वो भी बिगड़ गया। क्या करें नाना इब्राहिम, जब आपको पता चले आपका महबूब यहाँ पर फिदा है, फिर इसे किसी और को देने का हौसला नहीं पड़ता यार। समझ नहीं पाए तुम तकलीफ़ की रम्ज़, लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम्हें ईमान के बिना रहना आता ही कब था जो तुम ये सब बर्दाश्त करते। अपनी मर्ज़ी का मरहम ना मिले तो मर्द की ज़ात बिफर जाती है, ये फितरी है। और ये बिफरा हुआ मर्द ज़ख्मी शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आज की तमाम बातें नान के पछतावे को गहराई बख्श गईं, पर दिल फट रहा था, जान जा रही थी। अब क्या करूँ लाला, कैसे पता चलाऊँ कि वो ज़िंदा है या? नान की आवाज़ को टूटने से बचाने की भरपूर कोशिश करते आए, इसको उम्मीद अफ़ज़ा नज़रों में लिया। तुम कुछ मत करो, जो तुमने ईमान और अशबा के सामने ये सब फजूल कहकर रायता फैलाया, इसके सिमटने तक फार्म हाउस में ही टिक कर रहना। अशबा अगर तुमसे सच में मोहब्बत करती हुई तो तुम्हारा दिफा पागलपन की हद तक कहीं ना कहीं करेगी, भले बात उसके भाई की ही क्यों ना हो, जबकि ईमान को मैं खुद हैंडल कर लूँगा। रही बात साहिर का पता लगवाने की, तो अब राजा के दिल दहलाते हिसाब का वक्त आ गया है। आइस आलिम के अंदर के गुंडे से तो इस छठे बदमाश की भी रूह काम जाएगी। आइस के सबब अनान कुछ संभला, वरना जैसे उसकी हालत ही खुदकुशी तक कर सकता था। लाला आपने बचा लिया मुझे मरने से। नान की आवाज़ फिर टूटी तो आइस ने झटके से गर्दन मोड़ी। बको मत, मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारी हिम्मत बना। अगर तुम बहुत पहले मुझ पर भरोसा कर लेते तो आज हालात कुछ और होते। तुम सबको हिफाजत देने के लिए ही आइस आलम ने कुछ सालों पहले हथियार उठाया था, लेकिन इसके बावजूद कोई मेरे बहन भाइयों को नुकसान दे जाए, इसका सीना ना चीर दूँ। दोबारा कभी बिना तहकीक अपनी मौत पर भी यकीन मत करना, यही नसीहत है। अनान की सूजी आंखें आइस के इस रोब पर मुस्कुराई तो खतरनाक मसूब भी धीमा धीमा मुस्काए, जबकि अनान का इससे लपट जाना इसको हंसा गया। तुम आज भी छोटे से बच्चे ही हो अनान, इब्राहिम चाचू तभी तुम्हारी फ़िक्र में हलकान रहते थे। उनको लगता था उनका नान इस ज़ालिम दुनिया के साथ नहीं चल सकता। ठीक थे वो, अल्लाह हमें इस आज़माइश से सुरखरू करें और साहिर खैर आफियत से हो। अनान का दिल कुछ पुरसुकून था तो सबब ये बाबा जैसा बड़ा भाई था, लेकिन इसके बावजूद अपने गुनाह हल का दबाव बने हुए थे, खासकर साहिर को दी तकलीफ़। क्या यही है वो जगह? गाड़ी जंगल से मुल्हिका रास्ते पर रोकता मुहिब बाहर निकला तो साथ ही बाहर निकलते इसी के आदमी ने टैब पर देखते तस्दीक की। एक तरफ घना जंगल तो सड़क की दूसरी तरफ गहरी तारीख, और ताहत निगाह पहली खाइयों का सिलसिला था। मुझे पहाड़ों से पार निकला, सूरज भी डूबने चला था। इनकी गाड़ी की लोकेशन आखिरी बार यहीं मिली है मुहिब सर, हमें नीचे चलकर देखना होगा, गाड़ी कहीं उदा ना फंसे इन खाइयों। वो तैमूर नमी मुहिब का खास आदमी था। अपना खदशा कहते कहते तब खामोश हुआ जब मुहिब की होनहार नज़र इस पर पड़ी। दोबारा ऐसी बकवास मत करना, वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, ऐसे कैसे खाइयों में जा गिरी होगी खाड़ी। मुहिब ने गजबनाक होने के बीच हान को खो बैठने का दर्द छुपाए। साफ यहाँ था सर, फिर यहाँ से गाड़ी को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। तैमूर ने इस पर तासुफ के संग नज़र झुकाते कहा, जिस पर मुहिब ने सीने पर बारी हाथ से लाते सड़क के किनारे जाकर पैर रोके। नीचे देखना इससे कठिन था, फिर भी नज़र नीचे घुमाई तो घनी घाटियों को देख दिल अपने मुकाम से नीचे को सिरका। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तैमूर, वो कभी इन 3-4 सालों में यूँ नहीं खोए। अपने लोगों को बुलवाओ, हम यहाँ उनकी तलाश करेंगे। वो इतनी जल्दी फैसला बदल देगा, इसकी तवक्का तैमूर को ना थी। दुख भरी निगाह मुहिब बलोच की अजियत में डूबे सरापे पर डालता वो कुछ फासले पर फ़ोन लिए जा खड़ा हुआ। मुहिब ने फिर से तारीख खाइयों को देखा, दिल हल्क में आ गया। किसी इम्तिहान से मत गुजारें हान, मेरे पास आप जैसा दूसरा रहनुमा नहीं। मैं ढूंढूं तो मिल जाएगा। मेरी हैर सितारे का क्या होगा हान? टूट जाएगा। टूटा हुआ तारा हिला में खो जाए तो उसका निशान दोबारा किसी को नहीं मिलता। ये सब मुझसे कहने में बड़ी मुश्किल हुई। इसे आंखों के सामने शाम फैल रही थी, पर इस शख्स की कमी ने हर दिल में रात बर्पा कर दी थी। जारी है, कैसी लगी मज़ेदार सी कि साइज थाज का हीरो मुझे ये फिट लगता है भी, क्योंकि ये इसका किरदार को निभा रहा है जो अपने आप में हज़ारों रंग लिए हुए है। जैसे शरीफ खानदान की हिफाजत इसी खानदान का एक जलाली फ़र्ज किरदार है। बाकी यकीनन अनान को अब आप लोग तकलीफ में नहीं देखेंगे, बल्कि अब वो संभलता जाएगा। होप सो किस अच्छी लगी होगी, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं 48 एपिसोड में, वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना भी मत भूलिएगा।